हफ्ते के दिन अर्जमंद आंटी वादे के मुताबिक आ गई थी। नानी अम्मी इतनी नासमझ नहीं थी कि उनके उसे साथ ले जाने का मकसद समझ ना सके, लेकिन वो उन्हें मना नहीं कर सकी। वो दोनों गाड़ी में बैठ गई थी। अर्जमंद आंटी ने ड्राइवर से किसी भी पुरसकून जगह पर ले जाने के लिए कहा था। रास्ता भर वो उसके साथ अपने बच्चों के बारे में बातें करती रही। साहिल पर लोगों का कोई खास रश नहीं था। वो दोनों इत्मीनान से वॉक करते आती जाती लहरों को बगौर देख रही थी। नाना अब्बा मेरी मम्मा से नफरत क्यों करते हैं? और अर्जमंद आंटी, पसंद की शादी करना इतना बड़ा जुर्म तो नहीं? टहलते टहलते वो अचानक उनसे पूछ बैठी। वो तुम्हारी मामा से नफरत नहीं करते परी, तुम अंकल को मिसअंडरस्टैंड कर रही हो। वो उसका हाथ थामते धीमे लहजे में बोली थी। जब हम किसी से बहुत मोहब्बत करते हैं, उस पर अपना हक समझते हैं, हमें मान होता है, उस पर यकीन होता है कि वो हमें कभी मायूस नहीं किया जाएगा, और फिर अगर वो यकीन और मान टूट जाए तो दिल इसी तरह रेजा रेजा हो जाता है। तुमने वो सब नहीं देखा जो मैंने देखा है। मैंने देखी है वो वालिहाना मोहब्बत जो अंकल जोफी से करते थे। अपनी सारी जिंदगी मैंने किसी बाप को बेटी से इतनी शदीद मोहब्बत करते नहीं देखा। हम दोस्ती जोफी पर रश करते थे, उसकी कोई फरमाइश जो अंकल रद्द कर दे। उसकी आंख में एक आंसू तक नहीं बर्दाश्त करते थे। वो उनकी इकलौती बेटी थी, उनकी कुल कायनात। वो उसके साथ बिल्कुल दोस्तों की तरह रहते थे। खुद भी वो भी अंकल की दीवानी थी। अंकल तो जैसे उसके आइडियल थे। बेटियां माओ के ज्यादा करीब होती हैं, मगर वो आंटी के बरखिलाफ अंकल के बहुत ज्यादा नजदीक थी। एग्जाम्स होते और वो पढ़ने के लिए रात को जाग रही होती, तो वो खुद भी उसके साथ रात रात भर जागा करते थे। फिर ऑफिस की छुट्टी करके उसे खुद छोड़ने आते। जितनी जितनी देर पेपर होता, वो बाहर गाड़ी में बैठे उसके लिए दुआएं करते रहते थे। हम लोग हैरान होते कि अंकल 3 घंटे अकेले गाड़ी में बैठे बोर नहीं हो जाते। वो हमारी हैरत पर फखरिया अंदाज में मुस्कुरा देती थी। मैं तो उसकी सबसे खास दोस्त थी, और इसी हवाले से आंटी अंकल के लिए भी बहुत खास थी। बहुत ज्यादा आना जाना था हमारे एक दूसरे के घर। अंकल ऑफिस से थके हारे घर लौटते, और वो यूं ही सरसरी सा ही जिक्र कर देती कि पापा फलान जगह बहुत अच्छी एग्जीबिशन लगी है, या फलान नया रेस्टोरेंट आजकल बहुत बड़ा मशहूर हो रहा है। तो फौरन उस जगह जाने के लिए खड़े हो जाते। वो खुद उनकी थकन का ख्याल करके जाने से मना करती थी, तो वो कहते कि तुम्हारे साथ जाकर तो मैं फ्रेश हो जाऊंगा। मेरी प्यारी बेटी साथ हो तो मैं कभी थक नहीं सकता। मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं फरी, ऐसी मोहब्बत ना कहीं देखी ना सुनी, किस्से कहानियों जैसी। वो खुद अंकल की इस मोहब्बत के जवाब में उनसे इतनी ही शदीद मोहब्बत करती थी। छुट्टियों में एक बार वो आंटी के साथ इस्लामाबाद चली गई थी, तो 2-4 दिन में ही अंकल को बुरी तरह मिस करने लगी, और रोते धोते फौरन वापसी का प्रोग्राम बना लिया। अंकल ये सुनकर बगैर घूमे फिरे वापस आ रहे हैं, अपने सब काम छोड़ छाड़ कर बेटी के पास पहुंच गए। मैं इन सब बातों की गवाह हूँ फरी। मैंने वो कहानियों और दास्तानों में रकम होने के लायक मोहब्बत अपनी आंखों से देखी है, और बारहा जोफशा के नसीब पर रश्क भी किया है। जोफी, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। अंकल तुमसे इतना प्यार करते हैं। काश मेरे डैडी भी यूं ही मेरा ख्याल रखते। मैं अक्सर उससे कहा करती थी। अर्जुमंद आंटी बोलते बोलते कहीं खो गई थी। नानी मैंने जब एक बार उसे मामा और नाना की इस वालिहाना मोहब्बत का बताया था, और नाना बा का रवैया उसे उसके कतन बरक्स देखा, तो उनकी बातों को झूठ करार दे दिया था। उसने सोचा था कि वो उससे झूठ बोलती हैं, शायद उसका ध्यान इस नफरत से हटाने के लिए जो नाना अब्बा उसकी मम्मा से करते हैं। लेकिन अर्जुमंद आंटी की बातें तो इन तमाम बातों पर मोहर तस्दीक सब्त कर रही थी। हम लोग इंटर में थे जब उसकी मंगनी हो गई थी शुजा भाई के साथ। वो इसके सगे चचा साथ थे। तुम्हारी मामा की फैमिली में खानदान से बाहर शादी करने का कोई तस्वुर नहीं था। खानदान की इस रवायत के बरखिलाफ अंकल ने जोफ्शा पर इस हवाले से कोई दबाव नहीं डाला था। वो खानदान की ऐसी रवायत कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी जो इनकी बेटी की ख्वाहिश के मुताबिक ना हो। यही वजह थी कि जब शुजा भाई का प्रपोजल आया, तो उन्होंने जोफी को फैसला करने की पूरी पूरी आज़ादी दी। लेकिन जोफी आखिरकार इनकार करते ही क्यों? शुजा भाई को अंकल बहुत पसंद करते थे। उनके बहुत से भतीजे भतीजों में शुजा भाई की खास जगह और मुकाम था। अंकल उन्हें अपना बेटा कहा करते थे। वो थे भी बहुत काबिल, ज़हीन और सुलझे हुए। अंकल ने फैसला मुकम्मल तौर पर उस पर छोड़ दिया था, और जोफी ने वही फैसला किया था जो उसके पापा की भी ख्वाहिश थी। अंकल बेटी की इस फर्माबरदारी पर खुशी से निहाल हो गए थे। बहुत धूमधाम से उसकी मंगनी हुई थी शुजा भाई के साथ। जोफी इस रिश्ते पर बहुत खुश थी। उसे शुजा भाई की अपने लिए पसंदीदगी का भी अंदाजा था। मंगनी के बाद जब इसकी शुजा भाई से बात हुई, तो उसे पता चला कि वो इसे सिर्फ पसंद नहीं करते थे, बल्कि उससे मोहब्बत करते थे। और इस रिश्ते के भेजे जाने में बड़ों की पसंद से भी बढ़कर उनकी पसंद और मर्जी शामिल थी। ये सब बातें जानकर वो फितरी तौर पर खुश हुई थी। जिस शख्स और जिस घराने से उसकी जिंदगी वाबस्ता की गई थी, वो लोग उसे चाह रहे थे। उससे बढ़कर एक लड़की और क्या चाह सकती है।
शुजा भाई की आला तालीम और नफीस आदत की वजह से बतौर कज़न उसने हमेशा पसंद किया था। अब इस रिश्ते में बंधकर इन्हें मज़ीद पसंद करने लगी थी। मगर कातबे तकदीर तो कुछ और ही सोचे बैठा था। जो कुछ हुआ, अगर वो ना होता तो बहुत अच्छा था। मगर इस सब को होने से कौन रोक सकता था? ये सब तो तकदीर में लिखा जा चुका था। मैं शादी के बाद लंदन चली गई थी, मगर हमारी दोस्ती वैसे ही थी। हमारा आपस में मुसलसल राबता रहता था। उसका एमए फाइनल ईयर चल रहा था। उसका डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से पाकिस्तान टूर पर गया था। वो तो थी ही सैर तफरीह की दिलदादा, सो उसका जाना तो लाज़मी था। वहीं तुम्हारे पापा से उसकी पहली मर्तबा मुलाकात हुई थी। वो अपने दोस्तों के साथ पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल वगैरह के पहाड़ी सिलसिलों की सियाहत के लिए आए हुए थे। इन दोनों की पहली मुलाकात बहुत अफसानवी अंदाज में हुई थी। वो अपने क्लास फेलोज के साथ शोर मचाती और हस्बे आदत शरारतें करती एक पहाड़ पर चढ़ गई थी। अक्सर लड़कियां खौफ के मारे नीचे ही रुक गई थी। सिर्फ उसकी जैसे दो तीन ही और थीं जो लड़कों के साथ कोह पेमाई का शौक पूरा कर रही थी। हंसते और बातें करते हुए लोगों पर चढ़ गए थे। इस पहाड़ के दूसरी तरफ बहुत गहरी झील थी। ज़ोफ़ी बातें करते हुए बेध्यानी में बिल्कुल किनारे पर खड़ी हो गई थी। अचानक उसके पैर के नीचे से कोई पत्थर सिरका था, या वो किसी वजह से तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी थी, जो उसका पैर स्लिप हो गया था। उसे गिरता देखकर सबके मुँह से चीखें निकल गई थी। सब चीख चला रहे थे, मगर इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं थी कि इतनी ऊंचे पहाड़ से उसे बचाने के लिए एक इंतहाई गहरी झील में छलांग लगाकर खुद मौत को आवाज दे। तुम्हारे पापा भी अपने दोस्तों के साथ वहीं मौजूद थे, और स्टूडेंट के इस ग्रुप को शरारतों को बहुत देर से इंजॉय भी कर रहे थे। और इन सब के दरमियान सबसे नुमाया वो शौक सी लड़की पहली ही नजर में उनकी तवज्जो अपनी जानब मबतूल करवा गई थी। उसकी शौकी शरारत और जिंदा दिली ने लम्हा भर में तस्खीर कर गई थी। उसे गिरता देखकर वो एक पल जाया के बगैर पानी में कूद गए और फिर बाहिफाजत उसे वहां से निकाल लाए थे। उसके बहुत से दोस्तों में से कोई उसकी जान बचाने नहीं आया था, और जो आया उसे वो जानती तक नहीं थी। कौन था वो जिसने उसकी खातिर अपनी जान को खतरे में डाला था? उसे तो उसने पहले कभी देखा भी नहीं था। उनकी ये दिलेराना अदा ही शायद उसके दिल को भा गई थी। ये था नुक्ते आगाज उस दास्तानी मोहब्बत का, जिसने इन दो अजनबी देश के वासियों को फिर जिंदगी भर एक दूसरे के अलावा कुछ सोचने ही नहीं दिया। स्पेन का रहने वाला अल्बर्ट फ्रांसिस और पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली ज़ोफ़िया फ़ारूक। अल्बर्ट जो पेशे के लिहाज से इंजीनियर था, और जिसने कभी सोचा नहीं था कि वो किसी गैर मुल्की लड़की से शादी करने का जैसा बड़ा फैसला कर डालेगा। और ज़ोफ़िया जो मंगनी के बाद अब एक शख्स के साथ खुद को ज़िंदगी भर के लिए वाबस्ता कर चुकी थी। उसने कभी ऐसे तूफ़ानी मोहब्बत के बारे में नहीं सोचा था। वो एक वाक़या शुक्रिया और तारुफ के मराहिल तय करता हुआ जल्द ही दोस्ती और फिर मोहब्बत में तब्दील हो गया था। या यूँ कह लो कि इब्तिदाई तौर पर इन दोनों ने इस मोहब्बत को इतनी संजीदगी से नहीं लिया था, वरना सच तो ये था कि वो दोनों पहली नज़र में ही एक-दूसरे के असीर हो गए थे। वो तफ़रीही टूर इन दोनों की ज़िंदगियाँ ही बदल गया था। वो दो अलग-अलग जगहों और माशरे से ताल्लुक़ रखने वाली, एक जैसी सोच, एक जैसी आदतें और एक जैसी पसंद रखते थे, और अब एक-दूसरे की मोहब्बत में बुरी तरह मुब्तला हो चुके थे। मुझे याद है ज़ोफ़ी ने वहाँ से आकर जो तफ़सीली ख़त मुझे लिखा था, उसमें इस बारे में क्या लिखा था। अचल मुझे हैरत होती है अल्बर्ट पर, जो बात अभी मैं सोच ही रही होती हूँ, वो जो मेरे कहने से पहले उसे समझ लेता है। पता नहीं ऐसा किस तरह हो जाता है कि हम दोनों एक-दूसरे के कहे बगैर एक-दूसरे की हर बात समझ लेते हैं। क्या यही मोहब्बत होती है? ऐसा मैंने शुजा के लिए कभी महसूस नहीं किया। कभी उसका फ़ोन आने पर, उससे मिलने पर मेरा दिल इस अंदाज़ से नहीं धड़कता। मैं खुद अल्बर्ट के पास जाने से रोकना चाहती हूँ। मुझे पता है वो मेरा हम-मज़हब नहीं, उसका और मेरा कल्चर बिल्कुल मुख़्तलिफ़ है, और सबसे बड़ी बात कि मेरी मंगनी हो चुकी है, लेकिन इस मामले में खुद अपने आप को कुछ समझाने से कासिर हूँ। वो दोनों बुरी तरह एक-दूसरे की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गए थे। अल्बर्ट ने ज़ोफ़ी के सामने शादी का प्रपोज़ल रखा था। वो मज़हब के अलावा उसकी किसी बात पर मोतरज़ नहीं थी। वो एक मुअज़्ज़ज़ क्रिश्चियन फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखता था। उसके वालिद का उसके बचपन में ही इंतकाल हो चुका था, लेकिन उसकी मामा ज़िंदा थी, और वो दोनों माँ-बेटा साथ रहते थे। वो ज़ोफ़ी से शादी करने की खातिर मुसलमान होने के लिए तैयार हो गया था। ज़ोफ़ी कहती थी कि उसकी ये मोहब्बत पागलपन नहीं, उसने एक बहुत अच्छे मोहब्बत किए जाने के काबिल शख्स के सामने अपना दिल हारा है। उसे यकीन था कि ये शख्स उसे ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं करेगा। मैंने उसे समझाना चाहा था, मगर मोहब्बत समझना शुरू करती तो वो मोहब्बत कहलाए ही क्यों? उसे मेरी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। उसे बस ये पता था कि अल्बर्ट उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। वो उसके लिए अपना मज़हब तक छोड़ने के लिए तैयार हो गया है, और इस शख्स के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। बहुत जुनूनी मोहब्बत थी उन दोनों की। आंटी और अंकल दोनों माफ
दोनों फर्माबरदार बेटी की इस अनोखी जिद पर सदमे से निढाल हो गए थे। शायद उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी प्यारी बेटी यूं तन्ही तन्हा इतना बड़ा फैसला भी कर सकती है, एक ऐसा फैसला जो माँ बाप की जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दे सकता था। सारे खानदान के सामने उसकी धूमधाम से मंगनी की थी उन्होंने, और अब जब उसकी शादी का वक्त बिल्कुल नजदीक आ चुका था तो वो इस तरह वालिदैन की जिद का तमाशा बना रही थी। इब्तिदा तो अंकल इब्त इब्तिदा में तो अंकल बिल्कुल खामोश हो गए और आंटी सोफी पर खूब चीखी चिल्लाई। उसने बुरा भला कहा। फिर अंकल ने सोचा यूं खामोश हो जाने और खुफी का इजहार करने से तो बात नहीं बनेगी। वो नासमझ थी कि लोग तो नासमझ नहीं थे। इन्होंने प्यार मोहब्बत से उसे समझाने और कायल करने का सोचा। जाहिर बात है वो इस रिश्ते के लिए किसी तरह भी राजी नहीं हो सकते थे। वो किसी भी सूरत किसी गैर मुल्की और गैर मजहब के शख्स के हाथ में अपनी बेटी का हाथ किस तरह दे सकते थे। उन्होंने बहुत प्यार से मुदबराना अंदाज में उसे समझाया, अगरचे अगर इन्हीं जोफी के इस अमल पर शदीद दुख हुआ था, लेकिन उन्होंने बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए बेटी की इस हरकत को एक बचकाना गलती समझकर उसे समझाने की कोशिश की। लेकिन जोफी अपनी इस मोहब्बत को गलती मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो अंकल के सामने जाकर खड़ी हो गई, उन्हें इस रिश्ते के हक में कायल करने की कोशिश करने के लिए। सब बातें एक तरफ, वो इस बात पर शौक थे कि इनकी लाडली बेटी उनके साथ बहस कर रही है, उनके किसी फैसले से इख्तलाफ कर रही है, उनसे मुतनफर नजर आ रही है। उसका लहजा ऐसा था जैसे वह बाप को अपनी खुशी के रास्ते में रुकावट समझ रही है। आप नहीं चाहेंगे तो मैं जिद नहीं करूंगी, खामोश हो जाऊंगी, दोबारा कभी उसका नाम अपनी जुबान पर नहीं लाऊंगी, लेकिन फिर आप भी मुझसे एक वादा करें। ये वादा कि जिंदगी भर कभी मेरी शादी का नाम नहीं लेंगी। अगर वो नहीं तो फिर कोई भी नहीं, शुजा भी नहीं। मैं मुनाफिकाना जिंदगी नहीं गुजार सकती, उसे मैं अपने दिल से नहीं निकाल सकती, और ना ही ऐसा कर सकती हूँ कि दिल में से सोचती जिंदगी शुजा के साथ गुजारूं। वो उसके मुंह से ये तमाम बातें सुनकर गुमसुम हो गए थे। वो समझने समझाने की हदों से बहुत आगे जा चुकी थी। कभी उनकी किसी बात से इख्तिलाफ ना करने वाली, उनकी हर बात मानने वाली बेटी जिंदगी के इस मकाम पर इतनी जिद्दी और हठधर्म साबित हुई थी कि उसे कायल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए थे। फिर उन्होंने एक बात सोची, उन्हें लगा ये आखिरी तरीका है उसे जिद से बाज रखने का। वो आखिरी और इंतहाई बात जिसके बाद कोई बात नहीं बचती। उन्हें शायद इस वक्त ऐसा लगा होगा कि इस बात पर वो सारी जिद और अपना पागलपन भूल कर इससे गले लग जाएगी और कहेगी, पापा आपके बगैर मैं किस तरह रह सकती हूँ, भला वो अल्बर्ट मुझे आपसे ज्यादा अजीज तो नहीं। मगर उसने ऐसा नहीं किया। उनके ये कहने पर कि ठीक है, मैं तुम्हारी उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर तुम जिंदगी भर हम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखोगी। उसने बहुत सुकून से उनकी बात सुनी थी और इस बात के लिए राजी भी हो गई थी। फैसला करने की घड़ी में एक बेटी ने बाप की मोहब्बत पर उस शख्स की मोहब्बत को तरजीह दी थी जिससे उसकी जिंदगी में आए अभी कुछ ही अरसा हुआ था। वो बरसों की मोहब्बत, रफाकत, वो अनमोल चाहत सब लम्हों में खत्म हो गई थी। बेटी ने बाप का इंतखाब नहीं किया था। वो दोनों मोहब्बतें जब तराजू में रखी गई तो बाप की इतने सालों की वालिहाना चाहत उस अनजान आदमी की चाहत के आगे वजन में हल्की पड़ गई थी। वो इस लम्हा टूट गई थी परी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी अजीज अज़जान बेटी उनके अलावा किसी और का इंतखाब भी कर सकती है। बस फिर उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा था, ऐसे जैसे अब कहने को कुछ बचा ही ना हो। वो बिल्कुल खामोश हो गए थे। आंटी बहुत रोई थी इस बात पर, लेकिन उन्होंने उन्हें भी चुप करवा दिया था। मंगनी टूटने पर शुजाब भाई और उनके वालिद तो इतने नाराज नहीं हुए थे। इन्होंने इस सारी सूरत हाल को बड़े हौसले से कबूल कर लिया था। मगर इनकी अम्मी ने उसे अपनी बेइज्जती और जिल्लत समझते हुए सोफी और आंटी अंकल को बहुत बुरा भला कहा था, और फिर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए जोफी की शादी से पहले ही शुजा भाई की शादी कर डाली थी। खानदान के लोगों का इस बात पर जो रद्द-ए-अमल हो सकता था वो ये हुआ था। फरूक अहमद की इकलौती और लाडली बेटी एक क्रिश्चियन से शादी करने जा रही थी, अपनी बरसों पुरानी मंगनी तोड़कर और वालिदैन का सर झुकाकर। एक ऐसे शख्स को कोई मुसलमान मानने के लिए तैयार ही नहीं था जिसे ज़ोफ़शां फ़ारूक से शादी करने के लिए मुसलमान हुआ था। तुम्हारी मामा अपने बाप के घर से ही रुखसत हुई थी परी। तुम्हारे नाना ने खुद उसकी शादी करवाई थी। खानदान के बहुत करीबी लोगों को मदऊ करके एक मुख्तसर सा फंक्शन किया था उन्होंने, जिसमें ज़ोफ़शां फ़ारूक का निकाह और रुखसती हुई थी। अगर जो इसकी बाकायदा धूमधाम से शादी होती तो वो इकलौती बेटी को खूब आलीशान जहेज देती। उनके पास जो कुछ था वो बेटी ही के लिए था, मगर अब इन्होंने वो सब चेक की सूरत में बड़ी खामोशी से उसे दे दिया था। तुम हमारे लिए मर गई हो ज़ोफ़शा, अब कभी पलटकर यहाँ हरगिज़ मत आना। आज से इस घर के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए बंद हैं। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो या नाखुश रहो, हमारा अब तुमसे कोई वास्ता नहीं। भूल जाना कि तुम्हारा कोई बाप था। समझ लेना हम मर चुके हैं। रुखसत करते हुए
उन्होंने ये आखिरी बात उससे कही थी और ये वाक़ई ही इन दोनों के आपस में आखिरी बात थी। वो रुखसत होकर अल्बर्ट, जो अब मुसलमान होने के बाद अब्दुर्रहमान था, के साथ स्पेन चली गई थी। खतों किताबत के ज़रिए हम दोनों एक-दूसरे के हालात से वाकिफ़ रहते थे। शादी के चंद माह बाद वो दोनों लंदन आए थे मेरे पास। वो दोनों बहुत खुश थे। तुम्हारे पापा वाक़ई बहुत अच्छे थे। ज़ोफ़ी ने उनकी जो तारीफ़ें की थी वो सब सच थी। उनकी पिछली ज़िंदगी चाहे जैसी भी रही हो, लेकिन ज़ोफ़शान के साथ वो इंतहाई हदों तक मुख़लिस थे। वो इसका इस तरह ख़्याल रखती जैसे वो कोई काँच की गुड़िया है। उसकी ज़रा-सी खामोशी या उदासी भी उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। ज़ोफ़ी इस मोहब्बत पर नाज़ा थी। उसकी उसकी जिस मोहब्बत को सब पागलपन और जज़्बाती अहमकाना फ़ैसले करार दे रहे थे, वो मोहब्बत उसकी सोच के मुताबिक बहुत सच्ची और खालिस थी। तुम्हारे पापा बहुत कामिल मुसलमान तो नहीं हुए थे। उन्होंने तो सिर्फ़ ज़ोफ़शान से शादी के लिए मुसलमान होना कबूल किया था। लेकिन शादी के बाद ज़ोफ़शान ही की खातिर बहुत से ऐसे काम करने उन्होंने तर्क कर दिए थे जो बहैसियत मुसलमान उन्हें नहीं करने चाहिए थे। उनके घर में शराब का नाम लिया जाना भी ममनू था। वो बहुत खुश थी अब्दुर्रहमान के अपनी खातिर तब्दील हो जाने पर। इस खुशी का इज़हार वो अपने ख़त और फ़ोन कॉल्स में किया करती थी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो मुझे खुश नहीं लगती थी। ऐसा लगता था जैसे वो खुशी का सिर्फ़ इज़हार करती है, लेकिन दरहकीकत वो खुद है नहीं। कई बार मैंने बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उससे करीब कर जानना चाहा कि कहीं उसकी ज़िंदगी में कोई टेंशन तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब्दुर्रहमान का रवैया उसके साथ बदलने लगा है। मगर ऐसी कोई बात मेरे इल्म में नहीं आ सकी जो उसे नाखुश करने का बाइस बन रही थी। आहिस्ता-आहिस्ता खतों-किताबत में कमी होती गई। मेरे 4-5 खतों के जवाब में कई माह गुज़रने के बाद उसका मुख्तसर सा खत आता। वो भी इस तरह आता जैसे कोई रस्म निभाई गई हो। तब तुम पैदा हो चुकी थी। मेरी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी थी, इसलिए मैं बहुत सी तशवीश रखने के बावजूद इस बारे में कुछ कर नहीं सकती थी। फिर इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि मुझे स्पेन जाने का मौका मिला। तुम इस वक़्त 2 साल की थी। तुम्हारी दादी का भी इंतकाल हो चुका था। वो दोनों मुझसे बहुत पुरत्तफ़ाक अंदाज़ में मिले थे। बज़ाहिर उनकी ज़िंदगी बहुत खुशगवार नज़र आ रही थी। बेहतरीन घर, तमाम तरह आसाइशों के साथ, मनपसंद साथी और प्यारी-सी बेटी। उनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो ज़ोफ़ी कहीं खो गई थी, जिसे मैं बचपन से जानती थी। वो बहुत ज़िंदा-दिल और शरारती थी। वो मुकम्मल तौर पर हाउसवाइफ़ थी। तुम्हारे पापा के बहुत कहने पर भी उसने अपना करियर बनाने या कोई काम करने के बारे में सोचने से इनकार कर दिया था। घर की देखभाल करना, शौहर और बेटे का ख़्याल रखना उसकी ज़िंदगी का महवर बस यही था। वो अभी कहके लगाकर हँसती थी, लेकिन अब जब वो हँसती तो उसकी आँखों में कंदीलें रोशन नहीं होती थी। वो भी बेतुकान बोलते और मुस्कुराती थी, लेकिन अब उनमें मसनूईपन और बनावट नज़र आती थी। ऐसा लगता था जैसे वो खुद को खुश पोज़ करती है। वो सबसे झूठ बोलने लगी थी, शायद अपने आप से भी। तुम्हारी कभी मम्मी-पापा से बात हुई अर्जुमन? एक रात उसने मुझसे पूछा था। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। जिसकी वज़ह से मेरा उससे ताल्लुक़ था, जब वो ही वहाँ नहीं रही, तो फिर मैं उसके घर के मकीनों से राब्ता रखकर क्या करती? अगर अंकल के लिए ज़ोफ़शा मर चुकी थी, तो उसके दोस्त से मिलना और बात करना भी वो यकीनन पसंद नहीं करते। मेरे जवाब ने उसे मायूस कर दिया था। तुम अंकल से माफ़ी माँग लो सोफ़ी, वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगी। मुझसे इसकी मायूसी देखी नहीं गई थी। मैंने एक बार फ़ोन किया था अर्जुमन, पापा ने मेरी आवाज़ सुनते ही रिसीवर रख दिया था। वो अब मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। मैं अपने पापा को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, हालाँकि तब मैंने उनकी कमी कितनी शिद्दत से महसूस की थी। परी पैदा होने वाली थी इन दिनों, इस वक़्त मैंने मम्मी और पापा को हमेशा से ज़्यादा मिस किया था, इसलिए उन्हें फ़ोन भी कर लिया था। परी के पैदा होने से पहले का तमाम अरसा मैंने उन्हें शिद्दत से याद करते हुए गुज़ारा। वो वक़्त कितना सख्त होता है ना अर्जुमन, कहते हैं उस वक़्त जो दुआ माँगी जाए वो ज़रूर कबूल होती है। मैंने इस लम्हा बड़ी शिद्दत से अल्लाह से यही दुआ माँगी थी कि खुदाया मेरे पापा मुझे माफ़ कर दें, मेरी औलाद को मेरे लिए निजात का ज़रिया बना दे। इसी के वसीले से मुझे मेरे पापा की माफ़ी मिल जाए। वो मेरे कंधों पर सर रखकर बिलख-बिलख कर रोई थी परी। उसकी आवाज़ में दुःख और मलाल की एक अजीब कैफ़ियत थी। ऐसे जैसे वो अपनी कैफ़ियत किसी को भी समझा नहीं पा रही। पता नहीं उसके दिल में क्या-क्या था, वो क्या-क्या सोचा करती थी। एक मोहब्बत के पीछे मैंने कितनी बहुत सी मोहब्बतें गिनवा दी हैं अर्जुमन, कितनी घाटे का सौदा किया है मैंने। ये एक मोहब्बत तो मुझे मिल गई है, लेकिन तमाम मोहब्बतें उसके बगैर मैं कैसे जीऊँ? मैं अपने पछतावों का किसी के सामने इज़हार नहीं कर सकती थी। जो कुछ मैंने चाहा था वो पा लिया है। अब्दुर्रहमान मेरा महबूब, मेरा शौहर, बहुत खुश हूँ मैं उसके साथ। वो वैसा ही है जैसा मैंने उसे समझा था। मेरे साथ मुख़लिस है, मेरा ख़्याल रखता है।
अगर जो उसे पता चल जाए कि इसके बावजूद भी नाखुश हूँ, तो वो मुझसे मुतनफ़िर हो जाएगा। यही कहेगा कि मैं एक नाशुक्री औरत हूँ। इतनी पुरसकून और आसाइशों भरी ज़िंदगी के बावजूद नाखुश हूँ। मैं कहती थी कि कभी मुनाफ़िकाना ज़िंदगी नहीं गुज़ारूँगी, लेकिन मुनाफ़िकाना ज़िंदगी तो मैं अब भी गुज़ार रही हूँ। शुरू दिन से गुज़ार रही हूँ। इस दिन से जब रुख़सत करते हुए पापा ने कहा था, "तुम हमारे लिए मर गई हो ज़ोफ़िया।" कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं वाक़ई मर चुकी हूँ। मेरा दिल मर चुका है। अब खुश होने की बात पर भी मुझसे खुश नहीं हुआ जाता। मम्मी-पापा के बगैर ज़िंदगी का हर रंग फ़ीका है अर्जुमन। मैं हर रात अपने घर को और मम्मी-पापा को याद करते हुए सोती हूँ। सुबह आँख खुलते ही तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने उसी घर में हूँ। पापा वॉक करके वापस आने वाले होंगे। आँख खुलने पर मैं खुद को इसी जगह पाती हूँ जहाँ कल रात थी। वो घर दोबारा से देखना शायद अब मेरे नसीब में ही नहीं। वो चौखट मैंने अपनी खुशी से पार की थी। सब कुछ अपनी खुशी से छोड़ा था। ये देखे बगैर कि पीछे इस घर का वो दरवाज़ा मुझ पर हमेशा के लिए बंद हो चुका है। वो इस रात मुझसे लिपट कर बहुत रोई थी। उसका कर्ब मुझसे देखा नहीं गया था। वापस जाते ही मैंने कराची आंटी अंकल को फ़ोन किया था। पहले अंकल से बात करने की कोशिश की मगर उन्होंने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया। फिर मैंने आंटी से ज़ोफ़ी की तमाम बातें की। वो मेरी बातें सुनते हुए सारा वक़्त रोती रहती थी। मैं इन्हें बहुत समझा चुकी हूँ अर्जुमंद, वो इस मौज़ू पर मेरी कोई बात सुनने पर आमादा नहीं। ज़ोफ़ी के फ़ोन आने पर जब उन्होंने उससे बात नहीं की तो मैं उनसे लड़ पड़ी थी। मैंने उनसे कहा था कि आप नहीं चाहते हैं ना मिलें, मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती, मैं उससे ज़रूर मिलूँगी। तो उन्होंने जवाब में बहुत सख्त लहजे में मुझसे कहा था कि तुम ज़ोफ़शा से मिलना चाहती हो, तो मुझे उन्हें छोड़ देना होगा, या शौहर या बेटी, दोनों में से एक। फिर इस बात के बाद मैं आगे क्या कहती? मेरे कहने को कुछ रहा ही नहीं था। काश सोफ़ी ने अपने पापा से यूँ ज़िद ना की होती। वो तो ऐसा लगता है बतरके हो गए हैं। खुद को एक खोल में बंद कर लिया है। ना हँसते हैं, ना बोलते हैं। वो बिल्कुल बदल गए हैं। अर्जुमन, इतने सख्त और बेलचक मुझे ऐसा लगता है मैं सारी ज़िंदगी में अब इस पत्थर से टकराती रहूँ, तो भी इसे दोबारा मोम नहीं कर पाऊँगी। आंटी का रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनकी तड़प और उनका दुःख मैं सह नहीं पा रही थी। बाप और बेटे के इस झगड़े में वो तो बिल्कुल बेकसूर थी। वो उनको सुनने में इतनी महव थी कि खुद अपनी आँखों से गिरते आँसुओं से अनजान थी। इस वाक़ये के बाद मेरा भी ज़ोफ़ी से बराए नाम ही ताल्लुक़ रह गया था। वो मेरे खतों के जवाब देती थी। यूँ लगता था वो अब किसी से भी मिलना नहीं चाहती। अंकल की नाराज़गी ने उसे मायूस कर दिया था। अर्जुमंद आंटी की आँखों से आंसू बह रहे थे। वो एकटक उन्हें देखे जा रही थी। उन्होंने कुछ थके-थके से अंदाज़ में उसका हाथ पकड़ा और एक तरफ बैठ गई। तुम्हारी माँ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बहुत खुश थी परी, लेकिन उसे दुःख इस बात का था कि ये खुशियाँ उसने अपने बहुत प्यारे पापा को नाराज़ करके हासिल की हैं। वक़्त ने उसे मोहलत नहीं दी वरना एक न एक दिन अंकल उन्हें माफ़ कर ही देते। वालिदैन औलाद से कब तक नाराज़ रह सकते हैं, लेकिन अफ़सोस वो उम्र इतनी कम लिखवा कर लाई थी कि माँ-बाप से अपने कसूर की माफ़ी ना माँग सकी। वो इनका दिल तोड़कर खुद भी टूट गई थी। काश उसे इतनी ज़िंदगी मिल जाती कि वो अपने बहुत प्यारे और जान से जिन पापा को मना लेती। और जो तुम ये समझती हो ना परी कि वो तुमसे नफ़रत करते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर तुम उनके साथ अच्छी तरह रहोगी, उनका कहना मानोगी, तो वो रफ़्ता-रफ़्ता तुम्हारे साथ अपना रवैया बदल लेंगे। तुम उनकी बेटी की औलाद हो और औलाद की औलाद से तो इतनी शदीद मोहब्बत हो जाती है, जितनी खुद औलाद से नहीं होती। वो इसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर उसके आँसू साफ़ करते हुए बहुत प्यार से समझाने लगी। वो जान बचाने के लिए भाग क्यों नहीं रहा? वो उसी जगह पर क्यों खड़ा हुआ है आखिर? वो झुंझला गई थी उस लड़की की बेवकूफ़ी पर। मामा के उस मासूमाना सवालों और सादगी पर हँस रही थी। मामा उसके मासूमाना सवालों और सादगी पर हँसे। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे उनकी इस हँसी के पीछे बहुत से आँसू छुपे हुए हैं। वो वहाँ से क्यों नहीं जाता परी? उसके पापा जो उसे वहाँ खड़ा करके गए थे, उनके हुक्म के बगैर वह कहाँ वहाँ से कैसे हट जाता? मामा उस पल रोई-रोई क्यों लग रही थी? वो समझ नहीं पा रही थी। वो उनके बाजू पर सर रखे लेटी थी। वो क्या अपने पापा से बहुत मोहब्बत करता था? उसने मासूमाना अंदाज में पूछा था। हाँ, वो अपने पापा से बहुत मोहब्बत करता था। तभी तो उनके हुक्म के बगैर वहाँ से हिला तक नहीं, अपनी जगह से 1 इंच हटा तक नहीं। उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और ना वो खुद गर्ज़ नहीं था ना। वो इतनी आहिस्ता आवाज़ में बोली थी कि बवक़्त उन्हें सुन रही थी। उसने देखा उसके पास लेटे-लेटे मामा ने बड़ी खामोशी से उससे छुपाकर अपने आँसू साफ़ किए थे। आप रो रही हैं मामा? क्या कैसबियान के मरने पर? उसने उदासी से पूछा था। खुद उसके मरने पर बहुत अफ़सोस हो रहा था। नहीं, मैं रो नहीं रही, मुझे तो उसका मरना अच्छा लगा परी। अगर वो जान बचाने के लिए भाग जाता तो उसमें और दूसरे लोगों में क्या फ़र्क रह जाता? फिर इस पर नज़में तो ना कही जाती, फिर कहीं उसका ज़िक्र ना होता। उसने तो मोहब्बत, कुर्बानी, वफ़ादारी और फ़रमाबरदारी की एक रोशन मिसाल कायम की। ऐसे लोग तो बहुत अच्छे होते हैं परी, मोहब्बत किए जाने और हमेशा याद रखे जाने के काबिल।
6 साल की उम्र में मामा ने उसे जो बात समझानी चाही थी, वो आज उसके समझ में आ रही थी। उस रात उसके बराबर में लेटी मामा रो क्यों रही थी और आज उनके रोने की वजह से वाकिफ हुई थी। रेड राइडिंग हुड की मामा ने केक बास्केट में रखा और उससे कहा, ये नानी अम्मा के घर दे आओ। वो खुशी खुशी बास्केट लेकर घर से निकलने लगी तो मामा ने उसे समझाया कि नानी अम्मा के घर जाने के दो रास्ते हैं, एक लंबा और एक छोटा। लंबे रास्ते से जाने में थकन तो होगी, लेकिन वो है बहुत अच्छा और महफूज, वहां कोई खतरा नहीं। जबकि छोटे रास्ते से जल्दी तो पहुंच जाएंगे, लेकिन वो बड़ा सुनसान और खतरनाक है, वहां भेड़िया भी रहता है। उसने मम्मा के सामने तो सर हिलाकर यही कहा कि लंबे रास्ते से जाकर मैं थक जाऊंगी, मुझे छोटे वाले रास्ते से ही जाना चाहिए। कितनी बड़ी हरकत की ना उसने परी, उसकी मम्मा को कितना दुख हुआ होगा इस बात से। मम्मा पापा की बात तो हमेशा माननी चाहिए, वो अगर कुछ समझाते हैं तो हमारे फायदे के लिए ही। उन्हें इस बात से डर लगता है कहीं उसके बच्चों को नुकसान ना पहुंच जाए। वो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी हम खुद अपने आप से नहीं करते। वो हर कहानी अजीब अंदाज में सुनाया करती थी। यही कहानी जब खदीजा आंटी सुनाती तो सुनाने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ करता था। उसे मामा की कहानी अच्छी नहीं लगती थी। पता नहीं मामा कहानी इतनी बोर तरीके से क्यों सुनाती हैं। भाई ये बताएं कि आगे क्या हुआ, उनसे रास्ते में भेड़िया मिला कि नहीं। उसकी दिलचस्पी तो कहानी के अगले मोड़ पर होती थी और मामा का अंदाज इतना बोरिंग और फजूल सा था। मगर ये सोच तब की थी जब फ़रिया अब्दुर्रहमान बहुत छोटी थी। आज उसे ना उनकी कोई कहानी बोर लग रही थी और ना फ़िज़ूल। अर्जुमंद आंटी उसे घर छोड़ गई थी। नानी अम्मी ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया था। वो अकेली कमरे में लेटी गुज़रे वक़्तों की बहुत सी बातें याद की जा रही थी। मम्मा-पापा के साथ गुज़ारे 10 साल, वो बहुत सी बातें जो उसे याद तो थी, लेकिन उसने कभी उन्हें इस अंदाज़ में इतनी गहराई से नहीं सोचा था। उसके मामा-पापा में बहुत मोहब्बत थी। वो दोनों एक-दूसरे का बेहद ख़्याल रखते थे। मामूली इख्तिलाफ के अलावा उसने कभी उनके दरमियान कोई बड़ा लड़ाई झगड़ा होते नहीं देखा। बहुत संजीदा और कम गौस थी उसकी मामा, जो उससे और पापा से बहुत प्यार करती थी। उन दोनों की हर चीज़ का ध्यान रखती थी। उसे कभी अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि बज़ाहिर पुरसुकून और मुतमईन से उसकी मामा अपने दिल में कितने गम छुपाए बैठी हैं। कितनी बातें थी माज़ी की, कितने वाक़यात थे, जो इस वक़्त उसके सामने आकर खड़े हो गए थे। मामा को अक्सर उसने एक तस्वीर को सीने से लगाकर रोते हुए देखा था। ऐसा वो इस वक़्त करती जब पापा और खुद वो घर पर ना होती। कई बार ऐसा हुआ कि वो दोस्तों के साथ खेलकर घर जल्दी वापस आ गई। भागती मम्मा के कमरे में घुसी तो वो किसी की तस्वीर से बातें करते हुए रोती नज़र आई। वो इन्हें रोता देखकर घबराकर आगे बढ़ती तो वो जल्दी से कुछ घबराए हुए अंदाज में आंसू साफ कर लेती और फ़ौरन ही वो तस्वीर दराज में रखकर उसे जल्दी से वापस आ जाने के बारे में पूछने लगती। आप किसकी तस्वीर देख रही थी? उसे तजस्सुस होता। किसी की भी नहीं। वो बात बदलने की कोशिश करती। वो मामा से दिल ही दिल में नाराज़ हो जाती और पक्का इरादा करती कि आज ज़रूर पापा को ये बात बताएगी। लेकिन मामा कुछ ही देर बाद उसे किसी न किसी खेल या तफरीह में इस तरह उलझाती थी कि वो इस बात को भूल ही जाती कि घर में कितनी सारी तस्वीरें थी उसके दादा-दादी की, पापा के बचपन की और दादी की तो उसकी मम्मा के साथ बहुत सी तस्वीरें थी। कोई इसके लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं थी। जिस मुल्क की वो बासी थी वहाँ सगे माँ-बाप को कोई अहमियत नहीं रखती थी। तो नाना-नानी और दादा-दादी का तो ज़िक्र ही क्या है, लेकिन फिर भी उस रोज़ वो मामा से पूछ बैठी थी, उनके माँ-बाप के बारे में। मामा के चेहरे पर एक तरीक साया गुज़र गया था। इसकी बात सुनकर पापा ने एक नज़र मामा पर डालकर उसे बड़ी ही सानियत से जवाब दिया था, "अरे! तुम्हारी मम्मा के मम्मी-पापा पाकिस्तान में रहते हैं।" वो इनके जवाब पर मज़ीद हैरान हुई थी। "वो हमसे कभी मिलने क्यों नहीं आए? क्या पाकिस्तान बहुत दूर है?" हाँ, पाकिस्तान बहुत दूर है, वो इतनी दूर नहीं आ सकते। कभी छुट्टियों में मौका मिला तो हम लोग चलेंगे उनसे मिलने। पापा ने उसके सवाल का बड़ी संजीदगी से जवाब दिया था। मामा एकदम वहाँ से उठ गई थी। ओवन में किचन कुछ रख कर आई थी मैं, बातों में याद ही नहीं रहा। वो इन दोनों से कहती किचन की तरफ भागी थी। पापा ने एक नज़र उन्हें जाते देखा और फिर दोबारा इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे, जो उस वक़्त उनके स्कूल के दिनों की तस्वीरें देखने में मगन थी। छुट्टी का दिन था, फ्रागर से बैठे पापा के पास वो उनके बचपन की तस्वीरें ले आई थी। पापा उसे पास बिठाकर मुख्तलिफ तस्वीर से वाबस्ता बहुत सी बचपन की यादें सुनाने लगे थे। उनकी बातों और तस्वीरों को एंजॉय करते-करते ही वो दिल में आई एक बात बेधड़क मामा से पूछ बैठी थी। आखिर मामा का भी तो कोई बचपन होगा। उनके माँ-बाप, उनके बचपन के दोस्त, स्कूल, कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी की यादें। तो फिर उनसे कोई वाबस्ता कोई चीज़ नज़र क्यों नहीं आती? मामा का पाकिस्तान आखिर कितना दूर है, जो ना वो लोग कभी वहाँ गए और ना वहाँ से कोई आया। तो मामा आप अपने पापा को नाराज़ करके खुद अपने आप से ही नाराज़ हो गई थी। नाना अब्बा आपसे क्या ख़फ़ा हुए? आप खुद से ही ख़फ़ा हो गई। वो खामोश लेटी मामा का तज़किया कर रही थी। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी, लेकिन आप फिर भी खुश नहीं थी। उसकी आँखों से आँसू गिर रहे थे और ये आँसू अपनी मम्मा के लिए थे, पापा के लिए, नानी अम्मी के लिए थे।
नाना आपा के लिए थे और शायद खुद अपने लिए भी थे। परी बेटा, ये तुम्हारे नाना हैं। उसकी आंखों के सामने माजी का एक लम्हा और घूमा। खदीजा आंटी उसके बेड के पास खड़ी हुई एक बहुत ही रौबदार शख्सियत के मालिक आदमी का तारुफ करवा रही थी। वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। मामा पापा की लाशें देखकर उस पर दहशत और खौफ तारी हो गया था। वो सोते में चीख मार कर उठ बैठी थी। मामा पापा को जोर जोर से आवाजें देकर वापस बुलाने की कोशिश किया करती थी। शायद वो इनके इंतकाल का 8वां दिन जब हॉस्पिटल में खदीजा आंटी की साजिश ने उन्हें पहली बार देखा था। जारी है जी। तो रीडर्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफिज।